वक्फ एक्ट में बदलाव की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कई लोग या ट्रस्ट अपनी अवैध संपत्ति को कानूनी जामा पहनाने के लिए वक्फ बोर्ड से उसे नोटिफाई करवा लेते हैं। देवभूमि द्वारका एक ऐसा जिला है गुजरात में जहाँ पे नवोदरा गांव की एक दरगाह है हाजी मस्तान की। यदि उसका एग्जाम्पल हम लें, उसका उदाहरण हम लें, तो उस दरगाह को भी इसी तरह से अवैध रूप से नोटिफाई करवा करके वक्फ द्वारा एक इम्यूनिटी प्रदान कर दी गई। और अब विवाद चला ही जा रहा है सालों से। करीब 40-50 साल पहले वहाँ पे एक छोटी सी मजार बना दी गई थी और जिसका विरोध किया जब उसके लीगल ओनर्स ने, तो श्रद्धा के नाम पर पूरा मामला दबा दिया गया और बाद में अवैध रूप से वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया और एक बड़ी दरगाह बन गई हाजी मस्तान की दरगाह के नाम से जिसे जाना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दरगाह का जो लैंड है जिस पर वो बनी है वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसे नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट नहीं करवाया गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अगर आप देवभूमि द्वारका के देखें तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कहीं पे भी उस जगह पे दरगाह का कोई उल्लेख नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी प्रकार से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जब वक्फ एक्ट अमल में आया तो उसको नोटिफाई करवा लिया गया और अब जो ओनर्स हैं ये उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि ये जगह उनकी है और वक्फ की नहीं है। यही सबसे बड़ा लेकिन है जिसका फायदा ये जो ट्रस्ट है वो अवैध रूप से जमीन हथियाने में, प्रॉपर्टी हथियाने में उपयोग में लाते हैं। और आपको बता दें कि नवादरा में अभी साल भर पहले ही डिमोलिशन हुआ। इसी दरगाह के पास बड़े पैमाने पर जो सरकारी लैंड लीगल प्रॉपर्टी बनी हुई थी उसको डिमोलिश किया गया, लेकिन वक्फ की इम्यूनिटी के कारण इस दरगाह पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 2 सालों में जब से द्वारका में ये इलीगल जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिमोलिशन करने का जो काम चल रहा है, उसके बाद से ये देखा गया कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करता है। तो वहाँ पे लगातार अब वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया 2 साल में। जहाँ 2 साल पहले द्वारका और जामनगर जैसे जिलों में सिर्फ 150 प्रॉपर्टीज वक्फ द्वारा रजिस्टर थी, अब करीब 341 से ज्यादा प्रॉपर्टीज यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी हैं। और हमें बताया ये गया है करीब 500 एप्लीकेशंस अभी भी राज्य वक्फ बोर्ड के बाद पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी आसानी से लोग अवैध संपत्तियों को, इसमें बहुत सारी संपत्ति अवैध होने का अंदेशा है, इसीलिए बताया जा रहा है कि अवैध संपत्तियों को लोग इस तरह से इम्यूनिटी प्रदान कर देते हैं लीगल, ताकि कोई और एक्ट उस पर इम्प्लीमेंट ही ना हो पाए। देवभूमि द्वारिका जिले में एक कल्याणपुर तहसील में नावदरा गांव है, उसका एक एग्रीकल्चर फार्मरिस्ट है, उसका रेवेन्यू सर्वे नंबर है 836। वो ऑक्यूपेशन उसका है, वो उसका मालिक है। उसमें एक वक़फ़ की रजिस्टर्ड मस्जिद सामने आई है, तो वक़फ़ में कैसे रजिस्टर्ड हुई वो भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उसका मालिक जो है एग्रीकल्चरिस्ट, वो तो वहाँ एग्रीकल्चर काम करता है। अभी उसका ही रेवेन्यू रिकॉर्ड परिणाम आया है, तो वो कैसे आया, वो एक मामला अभी सामने आया है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस चालू है? अभी तो मेरा अप्रोच वो एग्रीकल्चरिस्ट ने किया है, तो आगे जाके जो वक़फ़ का एक्ट है उसमें सिविल कोर्ट में जाने का तो प्रावधान है नहीं, तो हमको बिल्कुल वक़फ़ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। गुजरात के जामनगर के दरबारगढ़ का किस्सा तो बहुत ही रोचक है। इससे पता चलता है कि जब वक्फ एक्ट अमल में आ जाता है तो क्योंकि कोई और एक्ट उस पर लागू नहीं पड़ता है, तो मनमाने तरीके से जो ट्रस्ट है वो अपने ही लीगल ऑक्यूपेंट्स को किस तरह परेशान करता है। जामनगर का दरबारगढ़ में जो रतन भाई की मस्जिद है, ये उसके आसपास पूरा एक मार्केट और वो सारी प्रॉपर्टी उस मस्जिद की है। इसका इतिहास आपको बता दें कि ये मस्जिद जो है ये जाम साहब ने करीब 100 साल पहले गिफ्ट में दी थी और बाद में करीब 60-70 साल पहले जुमा मस्जिद ट्रस्ट ने इसको एक्वायर किया। और जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं इन आसपास की दुकानों के, उन सब ने वो खरीद ली थी सारी दुकानें वहां पे। लेकिन क्योंकि ट्रस्ट के कुछ रूल्स होते हैं जिस हिसाब से आपको किराए पे उसको दिखाना होता है, तो भाड़ा चिट्ठी का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे 10 रुपए 50 रुपए के किराए पे ये जो दुकानें हैं ये लीज पर दिखाई गई थी और सालों से ये इसी तरह से स्मूथली चल रहा था। लेकिन 95 के बाद जब वक्फ एक्ट अमल में आया और उसके फिर कुछ संशोधन जब हुए 2013 में, तब ट्रस्टियों ने इसको वक्फ बोर्ड पे रजिस्टर करवा लिया, नोटिफाई करवा लिया इन सारी प्रॉपर्टीज को। और उसके बाद शुरू हुआ इन दुकानदारों पे अत्याचार का सिलसिला
और इनसे कहा गया कि या तो ये प्रॉपर्टी खाली कर दें या इनसे कई सौ गुना रेंट वसूलने की कोशिश की जाने लगी। और जब इन्होंने ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए तब पता चला कि सिविल प्रोसीजर कोड भी इसमें अप्लाई नहीं होता है, जो कि किराएदारों को सुरक्षा प्रदान करता है। ना ही कोई रेंट एक्ट का इसमें अमल होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी वक्फ द्वारा नोटिफाई करवा ली गई है। तो अब वक्फ ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है इसका, और इसी वजह से मामले सारे ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्शन दिया हुआ है इन दुकानदारों को, इस वजह से अभी इनकी जो लीगल प्रॉपर्टी है, जो कि इनके पास सालों से है, इनकी पीढ़ियों से चली आ रही है, उस पर ही अपना काम कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी इनका भविष्य इस एक्ट की जो पेचीदगियां हैं उसकी वजह से अधर में लटका हुआ है। और जो ट्रस्टी हैं वो मनमाने तरीके से इनसे या तो किराया वसूल करना चाहते हैं, इनसे प्रॉपर्टी छीन लेना चाहते हैं, और ऐसा कई जगह पे होता है। हालांकि जामनगर में अब इन दुकानदारों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन आप जानते हैं कि इससे बचने के लिए, इससे निकलने के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का इनको सामना करना होगा। मेरा नाम आसिफ है और हम सब दुकान वालों को वक़्फ़ का तकलीफ है, जो हमको इससे पहले भी नोटिस आ गई है। हम धंधे वाले धंधा करें कि वक़्फ़ में जाए। मेरे पर भी केस चालू है वक़्फ़ का, तो हम धंधा करेंगे अहमदाबाद का धक्के खाए। उसका मतलब क्या है? वो बोलते दुकान खाली करो, आप यहाँ भाड़ा बताओ। तो हमारी जूनी दुकान है जो, उसके हम कैसे भाड़े बजाए? तो हमारे को नया लिखान करने को बोलते हैं सब। हम भाड़ा बढ़ा सकते हैं, हम ऐसा नहीं है, तो कैसे भाड़ा बढ़े? जो हमारे बाप दादा की मिल्कियत है उनको हम थोड़ा मिटा सकते हैं सब। मेरा नाम रफ़ीक अहमद राड है। मैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की दुकान चला रहा हूँ, जुमा मस्जिद गेट के बाजू में, गन्ने की जूस की। करीबन 10-11 साल हो गया मैं दुकान चला रहा हूँ। करीबन मैंने दो ट्रस्ट बदलते हुए देखा है। कोई ट्रस्टी ने हमको परेशान नहीं किया, लेकिन ये ट्रस्ट वाले से बोलते हैं कि वक़्फ़ बोर्ड आपको लागू पड़ेगा, ये लागू पड़ेगा, वो पड़ेगा, ये परेशानी, भाड़ा बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, दुकान खाली कर दो वरना सील मार देंगे। आप क्या बोलते हैं, आपके पास ये चलाने के लिए वो परमिशन नहीं है, वो नहीं है। अलग अलग टाइप से हमें परेशान करते रहते हैं। मेरा नाम प्रदीप संघवी है। 60 साल से हमारी दुकान है। हमारे साथ लगभग 80 दुकान वाले हैं जो जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट है जुड़े हुए, और ये वक़्फ़ के कायदे से हमको परेशान करते हैं थोड़ा। वो लीगली नोटिस दिया है भाड़ा बढ़ाने की, और हमको पहले हमारा 32 रुपीज़ है, अभी उसका 4700 भाड़ा बोलते हैं। जामनगर में जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड है, वो बहुत पुराना, यानी 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ट्रस्ट है। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने वो रतनबाई करके एक लेडी थी उसको दिया हुआ है, उसके आधार पर वो जुम्मा ट्रस्टेड बोर्ड बना है। तो वहाँ के जो लगभग 250 से आसपास दुकानें हैं, उसमें से 80 दुकान जो है उसका मैं एडवोकेट की तरह काम करता हूँ। ये जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड वालों ने 2014 में ये जो प्रॉपर्टी है वो वक़्फ़ में रजिस्टर्ड करवाई, और वहाँ के जो दुकानदार है वो लगभग कोई 17 साल से, कोई 80 साल से, कोई 19 साल से, कोई 50 साल से, सब अपने अपने छोटे छोटे व्यापारी ये काम कर रहे हैं। तो बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी परमिशन के, ये जितने भी दुकानदार है उसको कुछ पता नहीं है। ये सब वहाँ के काम करने वाले हैं, कमाने वाले हैं, छोटे छोटे व्यापारी है। इसको बिना पूछे वक़्फ़ की हो गई, और अभी वक़्फ़ का रूल्स बताते हुए, वक़्फ़ का रौफ जमाते हुए इस जो भी दुकानदार है उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि भैया देखो अब इसको खाली करो, क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ की हो गई है, वरना वक़्फ़ के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी हम आपके पास से खाली करवाएंगे। सर, किराए में कहीं बढ़ोतरी का 32 रुपया है, उसका 2000 कर दिया है, किसी का 15,000 कर दिया है, 20,000 रुपया कर दिया। जी, वक़्फ़ लोगों की भी इस तरह से व्यापारियों में रोष है। जी सर, वक़्फ़ का जो रूल्स है उसमें ऐसा है कि कोई भी वक़्फ़ की अगर प्रॉपर्टी है तो वो उसका किराया कैसे लेना, उसकी एक पूरी एडवाइजरी जारी की हुई है। मगर सर ये लोग तो 19 साल से, 80 साल से, 17 साल से वहाँ पर बैठे हुए, और पुराने ज़माने से बैठे हुए, तो बेसिक उनका जो फंडामेंटल राइट्स है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर ही बेसिकली वो है, उस हिसाब को छोड़कर ये लोग वक़्फ़ तो अभी 2014 में वहाँ लागू हुआ, क्योंकि वक़्फ़ में ये प्रॉपर्टी 2014 में गई। तो 2014 में जो प्रॉपर्टी वक़्फ़ में गई, और जो लोग वो प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेशन 19 साल से, 17 साल से, 60 साल से भुगत रहे, उसको इस वक़्फ़ का द्रोफ जमा के बोल रहे हैं कि आप जो अभी लेटेस्ट लॉ है वक़्फ़ का उसके आ गए हैं उसमें, तो इसको लागे
करते हुए हम आपके पास से इतना किराया लेंगे वरना आप इसको खाली करो, एक गलत बात है। साथ ही यदि वक़्फ़ में से ये निकल जाती तो इसमें कौन सी कानूनी कार्रवाई की जाती है? जी, अगर किसी प्रॉपर्टी वक़्फ़ में रजिस्टर्ड करनी है तो जो भी वहाँ कुछ उसकी मस्जिद बनी है, दरगाह बनी है, उसके हिसाब से वो एप्लीकेशन करते हैं और वक़्फ़ बोर्ड वाले हैं उसको नोटिफाइड करके नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी करने का तरीका है और वो किसी को पता होता नहीं है और जो लैंडलॉर्ड है उसको भी पता नहीं होता है, गवर्नमेंट को कोई पूछते नहीं है। तो इस हिसाब से जो ये सब प्रक्रिया चल रही है वो मुझे लगता है बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ब्रिच कर रही है और ये गलत है। ऐसे नहीं होनी चाहिए कार्यवाही। सूरत शहर का किस्सा तो और भी निराला है, जहाँ पे जो सूरत महानगर पालिका की बिल्डिंग है मुगल सराय इलाके में, जिसे कि हिमायू सराय भी कहा जाता है, बताया जाता है शाहजहां के काल से यहाँ पे जो नगर पालिका का संचालन, जो नगर निगम का जो संचालन है, जो नगर व्यवस्था का संचालन है वो चल रहा था और बाद में नगर पालिका भी यहाँ से फंक्शन कर रही थी और फिर महानगर पालिका जो है सूरत की वो भी यहीं से फंक्शन कर रही थी। लेकिन अचानक कुछ समय पहले एक मुस्लिम नागरिक ने ये वक्फ में अपील कर दी कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, सूरत महानगर पालिका की प्रॉपर्टी नहीं है और इसे रजिस्टर किया जाए। और इंटरेस्टिंगली 3 साल पहले वक्फ बोर्ड ने बिना जांच पड़ताल के इसको वक्फ में नोटिफाई भी कर दिया और उसने फिर क्लेम किया कि सूरत नगर पालिका का जो ऑफिस है उससे वक्फ का जो ट्रस्ट है वो उससे रेंट वसूल करेगा और ये अब उसके जो मालिकाना हक है सूरत नगर महानगर पालिका के वो खारिज कर दिए जाएं। लेकिन बाद में आप सोचिए 3 साल तक सूरत महानगर पालिका को वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और ट्रिब्यूनल ने फिर बाद में इसको ये अपना जजमेंट दिया कि नहीं, ये जगह जो है सूरत महानगर पालिका की है, कोई वक्फ की संपत्ति नहीं है। अचानक आप किसी भी संपत्ति को ऐसे वक्फ में नोटिफाई नहीं करवा सकते हैं। और अब जाके कुछ महीने पहले जो वक्फ बोर्ड है उसने इसको डी नोटिफाई किया और अब जो प्रॉपर्टी है वो सूरत महानगर पालिका को मिली। हालांकि जो कंसर्न पार्टी है उन्होंने अभी भी इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो वक्फ एक्ट में जो 2013 के जो प्रावधान थे उसमें इतनी पेचीदगियां हैं कि एक बार कोई संपत्ति अगर वक्फ के कब्जे में आ जाए, नोटिफाई हो जाए, तो फिर उसे छुड़वाना कितना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं पेचीदगियों की वजह से देखा जा रहा है कि साल दर साल इस तरह से कई प्रॉपर्टीज जो हैं वो वक्फ के अधीन आ जाती हैं। आपको जान के हैरानी हुई कि सिर्फ गुजरात में ही करीब 14,000 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वक्फ में नोटिफाइड हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने डिस्प्यूट हर साल पैदा होते होंगे। जो हमारी जानकारी है करीब 2,000 डिस्प्यूट इस वक्त वक्फ ट्राइब्यूनल जो है गांधीनगर में उसके सामने लंबित पड़े हुए हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।